जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आज देश की सत्ता पर एक तानाशाह हुकूमत चल रही है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत, जिसका एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को खत्म करो, विपक्ष को खत्म करो, पकड़ पकड़ के जेल में डालो, पकड़ पकड़ के जेल में डालो। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा, ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और भाजपा के फरमान से नहीं चलेगा, याद रखना। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके अंदर कोई क्वालिटी हो ना हो, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत, तानाशाही की हुकूमत, जिसका एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को खत्म करो। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, संजय रावत को जेल में डाल दिया, अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया, ममता बनर्जी के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, पूरी जिंदगी हम लोगों को जेल में रखोगे तब भी तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, तुमसे लड़ते रहेंगे। मैं तो कहूंगा 4 जून के बाद सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो। ये भागने वाले हैं, ये भागने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर होने वाले हैं, इस बात पर कुछ लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भक्तों के मुरझाए चेहरे काफी कुछ बयान कर रहे हैं। बीजेपी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक उसे 210 और एनडीए को 235 सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब जानकारों का मानना है कि आखिरी फेज तक एनडीए 200 के नीचे आ जाएगा। दरअसल पहले फेज से बीजेपी के खिलाफ चली हवा आखिरी फेज तक तूफान बनकर मौजूदा सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी की 303 सीटों में से सिर्फ 40 सीटें ही कम करनी हैं। जिस दिन बीजेपी 270 के नीचे उतरी, नरेंद्र मोदी पर बीजेपी में ही सहमति नहीं बनेगी और अब बीजेपी की सीटें साफ तौर पर कम होती हुई दिख रही हैं। आप लोग को बता दूं कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही बीजेपी गठबंधन की 20 से 25 सीटें कम होने जा रही हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को मराठा प्राइड के तौर पर देखने वाले बाल ठाकरे की पार्टी को तोड़ने से काफी हर्ट हैं। यही हालात शरद पवार के लिए भी हैं। नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को भटकती आत्मा कहकर महाराष्ट्र वालों को और ज्यादा भड़का दिया है। महाराष्ट्र में साफ तौर से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सिंपैथी लहर के चलते बीजेपी गठबंधन को कम से कम 20 से 25 सीटों पर झटका लगने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस को वहां खलनायक के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि जिस नरेंद्र मोदी ने 2019 में पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 5 रैलियां करी थी, वो इस बार 28 रैलियां कर चुके हैं, मगर उनकी लहर गायब है। कर्नाटक में भी यही हाल है। वहां बीजेपी कम से कम 15 सीटें खोने जा रही है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल से 10, राजस्थान से 10, वेस्ट बंगाल से 15 सीटें और बिहार झारखंड मिलाकर
2015 के नुकसान के क्लियर आंकड़े तमाम मंचों पर सामने आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इसकी भरपाई की उम्मीद थी, मगर उत्तर प्रदेश में भी जो दिख रहा है उससे एकदम क्लियर है कि बीजेपी 25 से 28 सीटें खोने जा रही है। ले देकर उसे बढ़त की कुछ उम्मीद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से है, तो समझिए कि 125 का घाटा साफ होता दिख रहा है और बढ़त सिर्फ 5 से 7 सीटों की हो रही है। सत्ता की बेईमानी, दाल में नमक बराबर तो हो सकती है, मगर नमक की दाल नहीं बन सकती है। इस बार घपलेबाजी की उम्मीद भी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह की वजह से कम होती दिख रही है, जो हथौड़ा लेकर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ हर मामला फौरन सुन रहे हैं। हार देखकर बौखलाए प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अपने ही मुल्क के मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एंगर एंड विदाउट हेट्रेड के काम करने की शपथ लेकर पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, देश के तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग अपने इलेक्शन कैंपेन में लगातार मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सो रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिहार के बेतिया में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर इनॉग्रेशन में इनविटेशन भेजने के बावजूद अपने घुसपैठिए वोट बैंक के चलते शामिल नहीं हुई। अमित शाह जी पिछले 5 सालों से देश के होम मिनिस्टर हैं। उनकी सरकार पिछले 10 सालों से देश पर हुकूमत कर रही है। फिर भी अगर कहीं देश में घुसपैठिए हैं तो ये चुनावी मंच से बयान देने का मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए शर्म की बात है। सवाल यह है कि अपने इस 10 सालों में इन्हें देश से बाहर करने के लिए क्या किया? इसका जवाब देने के बजाय देश के होम मिनिस्टर अमित शाह देश के एक ग्रुप को भड़काने के लिए खुल्लम खुल्ला मुल्क के मुसलमानों को घुसपैठिया बोल रहे हैं। अब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बेहद भड़काऊ भाषणों पर भी नजर डाल लें। दोस्तों, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और हमीरपुर में 2 रैलियां करी थी, जिनमें उन्होंने वोटरों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से डराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। बाराबंकी में मोदी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले अगर सत्ता में आएंगे तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन तो ले लो कि बुलडोजर कहां चलाना है और कहां नहीं चलाना है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस के कई नेता रिजर्वेशन खत्म करने की बात कहते रहते हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का तो आरएसएस के अखबार पांचजन में इस बारे में 2015 में इंटरव्यू तक छपा था। बाद में इसका खंडन खुद मोहन भागवत और दूसरे नेताओं ने किया और कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन हमीरपुर की रैली में नरेंद्र मोदी ने बिना सबूत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर रिजर्वेशन खत्म करने का इल्जाम लगा दिया। नरेंद्र मोदी के वर्ड्स थे, अगर कांग्रेस और सपा सत्ता में आए तो वो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन लेंगे और अपने वोट बैंक में बांट देंगे। ये लोग वोट जिहाद करेंगे। मोदी के इन भाषणों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कम्युनल यानी सांप्रदायिक भाषण कहा है। तमाम शिकायतों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मोदी के किसी भी कम्युनल भाषण पर कार्रवाई नहीं करी है। तो आपको याद दिला दूं कि 2014 और 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषण इतने तीखे नहीं हुआ करते थे। कोई नहीं जानता है कि नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर को बुलडोजर से गिरवाने का इल्जाम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर किस बेस पर लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी किसी जांच एजेंसी की किसी रिपोर्ट का कभी भी इसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया है। सिर्फ इमेजिनेशन के बेस पर इस बयान में मोदी ने आगे फरमाया, कांग्रेस राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? भ्रम में मत रहो। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था और देश के टुकड़े करने की बात आती थी तो देश का हर शख्स कहता था, नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े ही होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? उन्होंने कर दिया कि नहीं कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई। पीएम मोदी ने कहा, इन लोगों ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सबसे पहले रामलला को टेंट में रखा।
इन लोगों ने कहा कि वहां मंदिर के बजाय धर्मशाला, स्कूल या अस्पताल बनवाओ। जब मंदिर बन गया तो इनके पेट में ऐसा जहर भर गया। मुझे नहीं पता कि रामलला से उनकी क्या दुश्मनी है। उन्होंने अभिषेक के इनविटेशन को भी ठुकरा दिया। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता रामनवमी पर कहते हैं कि राम मंदिर बेकार है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि उन्हें वोट देना तो दूर, आपको उन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि उनकी जमानत जब्त हो जाए। दोस्तों, बाराबंकी की रैली में मोदी ने आरजेडी फाउंडर और बिहार के फॉर्मर सीएम लालू प्रसाद यादव का इनडायरेक्टली जिक्र करते हुए कहा कि वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरे का पूरा रिजर्वेशन अब मुसलमानों को मिलना चाहिए। अब मुझे बताओ इसका मतलब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं भाई। इसीलिए मैं आपके हक की सेफ्टी करने के लिए 400 पार मांगता हूं आपसे। मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, कांग्रेस के शहजादे ने लोगों की दौलत का एक्सरे करने का वादा किया है। यानी लोगों के लॉकर में क्या है, जमीन, सोना, चांदी, मंगलसूत्र वगैरह का पता लगाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे लेकर जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा। मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा। दोस्तों, मोदी के इन भाषणों में कहीं भी रोटी, रोजगार या देश की तरक्की का कोई रोड मैप नहीं दिखाई देता है। उनके पास ऐसा कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि अगले 5 सालों में वो और उनकी सरकार क्या करेगी या पिछले 5 सालों में उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है। मोदी के कम्युनल भाषणों का सिलसिला काफी वक्त से चल रहा है। 5 अप्रैल को कांग्रेस का मैनिफेस्टो न्याय पत्र के नाम से आया था। वो 6 अप्रैल को सहारनपुर की रैली में कांग्रेस के न्याय पत्र को मुस्लिम लीगी बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है जिसके पास 2 मकान होंगे उसमें से एक को छीनकर मुसलमान को दे दिया जाएगा, जिसके पास 2 भैंसें होंगी एक भैंस मुसलमान को दे दी जाएगी। उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ी ज्यादा मुसलमान होने का डर भी दिखाया। हालांकि पीएम मोदी ने हाल ही में टीवी 18 को अपने दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन यानी पब्लिक लाइफ में रहने के लायक नहीं रहूंगा। इंटरव्यू में इस तरह की आइडियलिस्टिक बातें करने वाले मोदी ने दूसरे ही दिन बाराबंकी और हमीरपुर में जो कहा वो सबके सामने है। अवाम पर पीएम मोदी के दोहरे बयानों का क्या असर पड़ रहा है इसका पता 4 जून को ही चलेगा। लेकिन अहम बात यह कि इतने मुख्यमंत्रियों, देश के होम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री के साफ तौर से मुस्लिम विरोधी होने के बावजूद मुसलमान कभी नहीं कहता कि वो खुद और उसका मजहब इस्लाम खतरे में है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।